अभी इसकी उम्र ही क्या थी, 17 या 18 साल, जब इसके बाबुल ने इसे ताया के आंगन को महकाने के लिए रुखसत कर दिया था। शादी के चंद ही दिनों में इसे अंदाजा हो गया कि इलियास जो इसका तायाजाद भी था और जिसे वो लोग बचपन से जानते थे, शौहर बनते ही इसका एक नया रूप सामने आया। शादी के अगले ही रोज, जबकि अभी वो सपने में थी, ताई जान की आवाज ने हैरान कर दिया। अरे फारिया, इतना बन संवर कर क्यों निकली हो? किचन में काम में दुश्वारी होगी। जाओ जाकर पराठे और आमलेट का नाश्ता बनाओ। फारिया ने हैरत से एक नजर अपने मियाँ की तरफ डाली, जो शाने बेनियाजी से मोबाइल में गुम थे, और ताया अब्बा ने तो गोया सुना ही नहीं। इसने आंसुओं का गोला हलक से नीचे उतारते हुए बस इतना कहा, ताई जान, नाश्ता तो अम्मा के घर से आएगा ना आज? अरे तो क्या इसके इंतजार में भूखे ही रहेंगे हम? ताई की गरजदार आवाज से वो लरस गई और सीधा किचन की तरफ चली गई। अभी वो आटा निकालकर गूंद ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और अम्मा की आवाज ने इसके रुके आंसुओं को रास्ता दे दिया। भाभी, फारिया कहाँ है? अरे कहाँ होना है इस वक्त, बहू नाश्ता बना रही है सबके लिए। भाभी, पर आज तो पहला ही दिन है ना, अभी तो वलीमा भी नहीं हुआ। फारिया की माँ की मान पड़ती आवाज आई। तो क्या हुआ, बहू तो काम करती ही अच्छी लगती है ना, पहला दूसरा क्या, तुम बिगाड़ो नहीं इसे। अच्छा अच्छा भाभी, मैं ये तो निकलवा लूं ना साथ में। उन्होंने अपने साथ लाए हुए हॉट पॉट और दीगर सामान की तरफ इशारा किया। ओहो, अभी कल ही तो रात शादी का खाना खाया है, आज बाजार का नहीं, घर का नाश्ता करेंगे भाई, तबीयत हल्की रहे। ताई के जुमले इसकी समातों में सीसा उंडेल रहे थे, और इलियास और ताया जान की खामोशी इस एक दिन की दुल्हन को अंदर से दीमक ज़दा कर रही थी। नहीं भाभी, सब बाजार का नहीं है, ये पराठे हलवा घर के हैं। अच्छा चलो सही है। अच्छा फारिया, आमलेट और चाय बना लो, नमकीन के बगैर क्या मजा नाश्ते का। ताई ने फारिया से कहा, जो अम्मा से मिलने हाथ धोती हुई बाहर आई थी। जी अच्छा, कहती हूँ। सामान माँ के हाथों से लेती किचन में जाने लगी तो अम्मा ने कहा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। बेटा, अरे रहने दो, इसका अपना घर है, कर लेगी सब कुछ। जी अम्मा, आप बैठे, बस अभी लगाती हूँ मैं। तन्हाई में जब्त के बंधन न टूट जाएं। नाश्ते की मेज पर सबको बुलाकर खुद बैठने लगी तो ताई जान ने कहा, अरे गरम चाय बनाकर लाओ, मुझे ये थर्मोस की चाय अच्छी नहीं लगती। अम्मा का तो हाल ही खराब था ये सब कुछ देखकर, लेकिन फारिया अपने ससुराल वालों की बेहिस्सी पर चलने के सिवा कुछ नहीं कर सकी थी। अम्मा के साथ आई इसकी भाभी खामोश और दुखी नजरों से देखे जा रही थी। दोनों के हलक से नवाले ना उतरे। फारिया जब चाय लेकर आई तो अम्मा ने इसे अपने पास बुलाकर बिठाया, अपने हाथों से नवाला बनाकर दिया, जो इसने बड़ी मुश्किल से जहर मारकर नीचे उतारा। हालांकि अम्मा के हाथ के पराठे और हलवा इसका पसंदीदा नाश्ता था। ताई जान नजर तिरछी करके दोनों को देख रही थीं। अरे ये चौंचले घर पर उठाना, अभी ससुराल में है तुम्हारी बेटी जायदा। ताई खामोश न रह सकी। भाभी, चौंचलों वाली क्या बात है, अभी कल ही तो रुखसती हुई है ना। अरे तो कौन सा प्रायों में आई है, अपने ताया के यहाँ ही तो आई है ना। जी आपकी इजाजत हो तो फारिया को ले जाएं। हैं? भाभी, क्यों ले जाएं? रात को तो वलीमा है। भाभी, ये रस्म है, और ये पास तो घर है, शाम तक आ जाएगी। नहीं भाई, छोड़ो ये रस्में, रात हॉल में मुलाकात होगी। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अम्मा आंसू पोंछते उदास नजरों से इसे देखते बाहर की सिमत चल दी, और फारिया अपनी माँ की बेइज्जती भी चुपचाप सह गई कि इसको मैके से तरबियत ही ऐसी मिली थी। इसे पहले दिन ये एहसास हो गया था कि यहाँ जिंदगी सहल नहीं होगी। शबो रोज मशीनी अंदाज में गुजर रहे थे। अरे हम तो समझे थे कि एक ही बेटी है, जाने क्या क्या निछावर कर देंगे इसके अम्मा अब्बा। यहाँ तो चंद जेवरात और गाड़ी देकर फारिग हो गए। लोग तो अपने दामादों को कारोबार सेट करा देते हैं, यहाँ तो खबर ही नहीं। रोज इसी तरह के ताने सुनते गुजरते। ऐसा नहीं था कि यहाँ पैसे की कमी थी, बहुत फरावानी थी, मगर लालच की इंतहा नहीं होती। ये सब सोचती मगर कहती किससे। इलियास का रवैया भी इसके साथ सर्द सा था। आए दिन माँ बहनों के कहने पर हंगामा जिंदगी का मामूल था। इस पर फारिया की बिगड़ती सेहत भी इसी का कसूर ठहरी। मैं का एक गली छोड़कर था, लेकिन इसे जाने की इजाजत नहीं थी। माँ इसकी खड़े खड़े दरवाजे पर मिलने आ जाती और अश्क बहाती चली जाती। माँ ने अपनी इकलौती बेटी के दुख को दिल का रोग बना लिया। सब बेबस थे, कुछ न कर सकते थे कि अब तो फारिया के आंगन में फूल खिलने वाला था।
फिर एक उम्मीद जागी, शायद अब हालात बदल जाएं। इसी दौरान सब पर गोया बम गिरा कि ताया जान को जिगर का कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। ताया की हालत इंतहाई खराब हो गई थी। वक्त बेवक्त खून की उल्टियां हो जाती और फारिया ऐसी हालत में भी इनकी खिदमत को अपना फर्ज समझकर निभाती, जबकि वो अपनी नंदों और सास की बेहिसी पर हैरान होती, जो पलट कर देखते भी नहीं थे। अभी बच्चा दुनिया में आया भी नहीं था कि ताया जान दुनिया से रुखसत हो गए। ताई जी के अंदर बेवगी में भी नरमी की बजाय मजीद सख्ती आ गई। अब तो समझो फारिया के दिन मजीद सख्त गुजर रहे थे। ऐसे में भी मारपीट रोज का मामूल बन गया। खाने की अलग तंगी हो गई। अल्लाह को मंजूर था तो बच्चा आ गया, मगर वो दिन भी खुशगवारी की बजाय फारिया के लिए तल्ख बन गए। एक दिन की जच्चा और बच्चा ने पूरी रात सोफे पर एक करवट पर गुजारी। फारिया इस बच्चे के बाप की संगदिली पर हैरान थी, जो इसकी औलाद था, सवाए रोने के क्या कर सकती थी। अम्मा अब्बा जब मिलने आए तो ताई के इस्तकबाल ने शश्तर कर दिया। कोई अनोखा काम नहीं किया, दुनिया की औरतें बच्चा पैदा करती हैं और काम भी करती रहती हैं। क्यों आए हो? ऐसी क्या पड़ी है तुम लोगों को? खातिर मिदारत को चले आए हो अपने घर से? चलो अपने घर वापस जाओ। और दरवाजे से ही इन्हें इज्जत अफजाई के साथ रुखसत कर दिया। अब्बा ने फैसला कर लिया, अब बर्दाश्त जवाब दे गई है, खुला ले लेंगे। मगर अम्मा, दुनिया क्या कहेगी? और भाभीियों वाला घर है, बहुएं भी आनी हैं। अम्मा के इन वसवसों ने अब्बा की हिम्मत भी ढेर कर दी। यूं फारिया की जिंदगी की सियाह रातों में इजाफा हो गया। जिंदगी यूं ही गुजरती नहीं बल्कि कटती रही। सभी साल भर का हो गया लेकिन हालात ना बदले। लोग कहते थे बच्चा होने के बाद औरत मजबूत हो जाती है, मर्द भी ठीक हो जाते हैं। फारिया को ये सब याद आता और वो सोचती, यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इन पत्थरों पर तो मेरी खिदमतों ने भी सुराख नहीं किया। वो रात को चुपके चुपके अपने पहलू में लेटे नन्हे सभी से बातें करती, अपने दिल का इसको हाल बयान करती, जिसे किसी बात की समझ नहीं थी। लेकिन इंसान अपने दिल का बोझ किसी से तो बांटता ही है। फारिया की हालत अब काबिले रहम हो चुकी थी। इसके बड़े भाई जो बाहर सेटल थे, इनकी आमद इसकी जिंदगी में कुछ तो आराम लाई। जब बड़े भैया इससे मिलने आए, इसे देख कर सकते में आ गए। क्या हालत बनाई हुई है तुमने गुड़िया? सदमे से भैया सिर्फ इतना कह पाए और फारिया के पास अल्फाज नहीं, आंसू थे। फिर जब इस कैफियत से निकले तो अपना असरो रसूख इस्तेमाल करके इसे अलग पोर्शन दिलाने और ताई जान जैसी खातून से ये भी तय कराने में कामयाब हो गए कि ये सारे घर की खिदमत नहीं करेगी, ना इसके मामलात में कोई दखल अंदाजी करेगा। अगर किसी ने मना किया तो मैं सेकंड भी नहीं लगाऊंगा इसे ले जाने में। भैया की ये धमकी कारगर साबित हुई और फारिया 2 कमरों के पोर्शन में मुंतकिल हो गई। लेकिन इसकी स्याह तारीख रातें अभी भी बाकी थीं। इलियास दूध नहीं है सभी का, घर में आटा भी नहीं। जब इसने ये कहा तो इलियास जवाबन इतनी जोर से चीखा कि फारिया हिल गई। तुम्ही ने शोर डाला था अकेले रहने का, रहो, अब मेरे पास तुम्हारी इयाशी के लिए पैसे नहीं। इयाशी? ये जरूरत है इलियास, सभी छोटा है, दूध तो इसे चाहिए और 2 वक्त की रोटी तो हर इंसान का हक है। अच्छा अच्छा बस करो, अपनी काबिलियत कहीं और दिखाना। और वो एक बार फिर रो पड़ी। या अल्लाह, कब खत्म होंगी ये अजियत के दिन? दरवाजे पर दस्तक हुई। ताला तो बाहर से लगाकर जाते थे इलियास, फिर कौन आ गया? भूख से निढाल सभी रो रहा था। इसने खिड़की से देखा तो इसका 8 साल का छोटा भाई हाथ में कुछ लिए खड़ा था। इसने आवाज लगाई तो वो खिड़की की सिमत आया। आपा, ये अम्मी ने भेजा है, दरवाजे के नीचे से डाल दो। बड़ी कोशिश के बाद वो बच्चा कामयाब हुआ और उदास नजरों से आपा को देखता वापस चला गया। फारिया ने जल्दी से सामान खोला तो इसमें पकी हुई रोटियां, सालन और दूध का डब्बा था। इसकी आंखों में तशक्कुर और बेचारगी के आंसू आ गए। माँ है ना, कैसे नहीं पता चलता? वो ये सोचकर जल्दी से सभी का दूध बनाने लगी। हर दिन आजमाइश बना हुआ था और हर रात अजाब। औरत बेबस हो जाती है मर्द की मर्दानगी के आगे। इसी दौरान गिरती सेहत के बावजूद इसे पता चला कि वो फिर मां बनने वाली है। फारिया के बदन में काटो तो लहू नहीं। उफ, कैसे होगा सब? कैसे संभालूंगी? सभी अभी 3 साल का है, इसका खर्चा पूरा नहीं होता, क्या करूंगी मैं? ये सब सोचे इसे परेशान कर देती। लेकिन इसकी माँ और छोटे भाई ने इसका बहुत साथ दिया। माँ चुपके से रोटी, सालन, फल, दूध सब भाई के हाथ भिजवा देती। वक्त कहाँ रुकता है, चलता ही जाता है। गुजर गया और इसके घर नन्ही परी आ गई। इसे देखकर फारिया के मुंह से बेसाख्ता निकला।
मेरे अल्लाह, इसका नसीब मेरे जैसा ना हो, इसे खुशो आबाद रखना। और इसकी माँ भी तड़प गई। फारिया की आजमाइश बढ़ गई। इलियास ने इंतहा कर दी। मार पीट चीखों पुकार बढ़ गई। वो रात नहीं भूल सकती जब इलियास नन्ही जहरा के रोने से बिफर कर हाथ में छुरा लेकर मारने आ गया। फारिया ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? जाने किस तरह वो शेरनी बन गई। इस गुत्थम गुत्था में खराशे तो आईं, लेकिन सभी की जुर्रत ने फारिया को भी हौसला दिया। जब इसने 4 साल सभी के मुंह से अपने बाप के लिए ये सुना कि आप इंसान नहीं, ना ही हमारे बाप हैं, आप जालिम और खूनख्वार हैं। और इलियास मजीद दैश में ये कहकर सभी की तरफ बढ़ा, बहुत चल रही है तेरी जबान, माँ का हमायती, अभी काटता हूँ तेरी जबान को। और जैसे तैसे फारिया इलियास को कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गई। इस चीखों पुकार में भी आसपास सन्नाटा था। फारिया पूरी रात अपने 2 बच्चों को सीने से लगाए सहमी बैठी रही। इसे लगता था अगर इसने झपकी भी ली तो इलियास चुरा लेगा। सुबह सुबह जैसे ही बाहर आमदोरफ्त हुई तो वो खिड़की से लोगों को देखती रही कि कोई जानने वाला नजर आ जाए। इसे अंकल असलम नजर आए और उसने इन्हें इशारा किया, आवाज लगाई कि अम्मा अब्बा या भाई को बुला दें। वो कुछ समझे तो नहीं, मगर इसकी आंखों ने बता दिया कि वो किसी तकलीफ में है। वो इशारा करके तेजी से अब्बा की तरफ चले गए। एक गली से दूसरी गली का फासला ही कितना होता है, लेकिन ये भी फारिया को सदियां लग रही थी। अब्बा, भाई और अम्मा की आवाज ने इसकी बेचैन वजूद में जान डाली। दरवाजा खोलते ही वो नीम बेहोश सी माँ के गले लग गई। 4 साल सभी जो इन हालात में अपना मासूम बचपन खो चुका था, इसने सब कुछ अपने नाना नानी मामू को बताया। बिलाखिर फारिया अपनी माँ की दहलीज पर 2 बच्चों के साथ आ गई। कच्ची उम्र का हर ख्वाब, हर ख्वाहिश चकनाचूर हो गया। वापस आकर इसे एहसास हुआ कि शादी के बाद नैका भी अपना नहीं रहता। कोई कुछ ना भी कहे, अंदर ही अंदर ये एहसास मारता रहता है कि किसी को कुछ बुरा ना लग जाए, कोई कुछ कह ना दे। इन्हीं सोचों में गर्क इसने खुद को सबकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। किसी को कोई भी काम हो, फारिया हासिल है। इस जिंदगी से फारिया उकता जाती, लेकिन इसके पास कोई रास्ता भी तो ना था। वो जानकर खुद को इतना थकाना चाहती थी कि रात को जब बिस्तर पर जाए तो गुज़श्ता किसी दुख की परछाई इसे तंग ना करे, और वो इसमें कामयाब भी थी। माहो साल यूं ही गुजरते रहे। बच्चे इन हालात में वक्त से पहले ही बड़े हो गए। बच्चे बाप के होते हुए भी खुद को यतीम समझने लगे। इनके लिए इनका बाप, दोस्त, इनकी माँ ही थी। सभी अपनी माँ की मजबूरियों को समझता और इसकी मशीनी जिंदगी में बहार लाना चाहता था। इसी मकसद के लिए इसने आला तालीम के लिए बाहर का रास्ता चुना। वो शुरू से ही लायक था। स्कॉलरशिप पर बाहर गया। अनथक मेहनत और लगन से इसने पढ़ाई और नौकरी साथ साथ जारी रखी। वहां भी इसका शुमार टॉप तालिबे इल्मों में होता। आखिर वो दिन आ गया जब सभी ने अपनी माँ और बहन को अपने पास बुलाने की ठानी, ताकि इसकी माँ जो इस खौफ से कहीं ये कोई कुछ कह ना दे, मेरे वालदैन पे कोई उंगली ना उठाए, इस दुनिया से आजाद दुनिया में कदम रखे। इसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी जब वो एयरपोर्ट पर अपनी माँ और बहन को लेने आया। फ्लैट में आते ही वो नन्हा सा सभी बन गया जो अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोने लगा। उस दिन फारिया के आंसू भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, तशक्कुर और खुशी के थे, और उन बहारों के थे जिसका इंतजार फारिया को मुद्दतों से था। आज घर में मेहमान थे तो अम्मी ने सौदे सल्फ की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी, जिनमें फल और कुछ सब्जियां थीं। मैं बाहर निकला। हमसे थोड़े फासले पर सब्जी की बहुत बड़ी मार्केट जो 1 माह पहले ही बनी है। मैंने उस मार्केट की जानिब रुख किया। यह मार्केट बनने से पहले ये सब्जी फरोशों का अड्डा हुआ करता था। सुबह सुबह सब्जी फरोश रेडी पर सब्जियां लाकर बेचा करते थे, मगर अब इन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी तो उन्होंने रुख बदल लिया। यहाँ बस एक ही बुजुर्ग कभी कभी रेडी पर सब्जी बेचते नजर आते। आज इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही मैं इस रेडी के करीब पहुंचा तो वालिद साहब की कॉल आ गई और मैंने वहीं कॉल रिसीव कर ली। अब्बू के पूछने पर मैंने बताया कि बस मार्केट से सब्जी लेकर घर जाता हूँ। मैंने कॉल बंद की और मार्केट की तरफ जाने लगा कि मुझे लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी। पीछे देखा तो वही सब्जी वाले बुजुर्ग इशारा करके बुला रहे थे, तो मैं इनकी तरफ गया। मैंने सलाम किया और पूछा, जी बाबा जी, आपने मुझे बुलाया? उन्होंने कहा, बेटा एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? इनकी आवाज भर सी गई, जैसे अभी आंसू आंखों से छलक पड़ेंगे।
मैंने कहा, जी बाबा जी, जरूर कहें। मैं भला क्यों बुरा मनाने लगा आपकी बात का। अब इनकी आंखों से आंसू गिरकर इनकी सफेद दाढ़ी पर जा रुके। मैंने कहा, क्या हुआ बाबा जी, आप बताएं तो। उन्होंने बहुत दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, मार्केट में जो सब्जी आपको जिस कीमत पर पड़ेगी, मैं इससे भी आधी कीमत में आपको सब्जी दे दूंगा। जिस कीमत लाया हूं, आप उसी कीमत पर ले जाएं। मैं आपसे 1 रुपया भी मुनाफा नहीं लेता। ये कहते कहते वो रो पड़े। यकीन करें, मेरा दिल चाहा मैं भी वहीं रो दूं। इतना दर्द था इनकी आवाज में, इनके लहजे में, बयान नहीं कर सकता। फिर वो जरा खामोश हुए और गोया हुए कि बेटा, आज सुबह से एक गाहक भी नहीं आया। सब मार्केट का रुख कर जाते हैं। मेरे पास जितने पैसे थे, सुबह मंडी जाकर सब्जी ले आया। बेटा, तुम थोड़ी सब्जी भी ले लोगे ना, तो मेरे बच्चे आज खाना खा लेंगे। जितने भी पैसे तुम दोगे मैं ले लूंगा, वरना इन्हें फिर भूखा सोना पड़ेगा। मेरी बीवी और मेरी 2 बच्चियां हैं जो घर में इंतजार में होंगी कि कुछ ले जाऊं तो वो पकाएं। मेरे पास मजीद कहने को कुछ नहीं था। उनकी आंखों से बेबसी से गिरते आंसू और इनके लहजे ने मेरा रुआं रुआं झंझोड़ कर रख दिया। मैंने अम्मी की लिखी हुई लिस्ट को साइड पर रखा और जो सब्जी थी वो डबल करके इनसे ले ली और इन्हें कहा कि इसी मार्केट वाले रेट पर दें। इनसे सब्जियां और कुछ फल लेने के बाद मैं घर को चल दिया और इनकी दुआएं सुनने के बाद मुझे जो दिली सुकून मिला वो बयान से बाहर है। जैसे दिल से कोई बोझ हट गया। मेरी आप सब दोस्तों से दिल से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा मार्केटों में बैठे हुए और बड़े बड़े स्टोर मालिकान को तो अल्लाह ने वैसे भी बहुत दिया होता है। इनके पास कोई कमी नहीं होती, ना रुपए पैसे की और ना ही गाहकों की। इसलिए कोशिश किया करें कि कहीं अगर कोई बुजुर्ग सब्जी फरोश या कोई भी आपकी जरूरत की चीज बेच रहा हो, जो कि आपने वैसे ही मार्केट में जाकर लेनी है, तो क्यों ना किसी मस्कीन और गरीब शख्स से ले लें। ये वो गैरतमंद और वली लोग होते हैं जो किसी भी सूरत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, बल्कि थोड़ा ही सही मगर रिस्क के हलाल कमाते हैं। आज हमने बड़ी बड़ी मार्केटों में 10 की चीज 50 में खरीदने को अपना स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। प्लीज 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 ये कोशिश करें कि ऐसे लोगों से अपनी जरूरत की चीजें खरीदें। हमें नहीं मालूम कि जिस उम्र में इनको आराम करना चाहिए, ये इस गर्मी सर्दी में न जाने किस मजबूरी के तहत काम कर रहे हैं। और एक और बात, अगर ये 1-2 रुपए ज्यादा भी मांग लें तो कोशिश करें कि नेकी समझकर भेदभाव ना करें। शायद किसी की दुआ काम आ जाए। इन 2-4 रुपए का मेरी आपकी जात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक गरीब के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। ये गरीब और बुजुर्ग आपको उसी कीमत में आपकी जरूरत का सामान भी देंगे और दुआ मुफ्त की। फिर जो खुशी जो सुकून आपको मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। एक बार आजमा के देखें। वो कहते हैं ना कि न जाने किस भेस में खुदा मिल जाए।